नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। यूक्रेन पर रूस के आक्रमण को 24 फरवरी को 3 साल पूरे हो रहे हैं और इस बीच यूक्रेन के करीब 20% हिस्से पर रूस का कब्जा हो चुका है। पूरी दुनिया युद्ध के इस मोर्चे पर भी शांति की संभावनाएं तलाश रही है, लेकिन इस शांति की कीमत क्या होगी, कौन वो कीमत चुकाएगा, कोई नहीं जानता। क्या यूक्रेन को इस शांति की कीमत रूस के कब्जे वाले अपने हिस्से को भुलाकर देनी होगी, जिसके लिए वो किसी हाल में तैयार नहीं है? इस बीच अमेरिका की सत्ता में आए डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध को रोकने की दिशा में जो कदम उठाए हैं, उनसे दुनिया के एक बड़े हिस्से में खलबली मच गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ फोन पर लंबी बातचीत के बाद वो सऊदी अरब की मध्यस्थता में रूस के साथ वार्ता की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन खास बात यह है कि यूक्रेन की किस्मत तय करने वाली इस वार्ता का खुद यूक्रेन अभी तक हिस्सा नहीं है। ना ही वो यूरोपीय देश इसमें शामिल हैं जो लगातार यूक्रेन के पीछे खड़े रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की साफ कर चुके हैं कि वो ऐसे किसी समझौते को नहीं मानेंगे जिसका यूक्रेन हिस्सा नहीं होगा। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर माइक वॉल्ट्ज और पश्चिम एशिया के लिए विशेष दूत स्टीव विटकॉफ सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। बातचीत में शामिल होने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव और पुतिन के विदेश मामलों के सलाहकार यूरी उशाकोव भी सऊदी अरब पहुंच रहे हैं। रूस और अमेरिका के शीर्ष अधिकारियों के बीच बीते कई साल में ये सबसे उच्च स्तरीय बैठक होगी। ये बातचीत अगर सकारात्मक दिशा में बढ़ती है तो इससे डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के बीच सीधी बैठक की भूमिका तैयार होगी। सऊदी अरब का कहना है कि वो इस बैठक में एक मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, लेकिन ट्रंप के तहत अमेरिका की बदली रणनीति से यूक्रेन को इस बैठक से कई आशंकाएं हैं। युद्ध विराम के लिए यूक्रेन की पहली शर्त यह रही है कि उनके देश की सीमाएं 2014 से पहले की स्थिति में बहाल की जाएं, जब रूस ने उस पर पहली बार आक्रमण किया था और क्राइमिया पर कब्जा किया। लेकिन हाल ही में अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ ने इसे अनरियलिस्टिक बता दिया, यानी जो यथार्थ से परे है। यही वजह है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की इस बैठक के संभावित नतीजों को लेकर काफी चिंता में हैं। Послушаем наших американских собеседников и, конечно, готовы будем отреагировать. Затем доложим нашим руководителям, которые будут принимать решения о дальнейших шагах. रविवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन बातचीत का हिस्सा होगा, लेकिन यह साफ नहीं है कि यूक्रेन को किस समय शांति वार्ता में शामिल किया जाएगा। हालांकि ट्रंप प्रशासन ने ट्रैक टू डिप्लोमेसी के तहत रूस और यूक्रेन के लिए अपने दूत कीथ कैलोग को इस हफ्ते यूक्रेन की राजधानी कीव भेजना है, लेकिन युद्ध विराम से जुड़ी पहली बैठक में यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया है। उधर यूरोप भी रूस यूक्रेन युद्ध के समाधान की बातचीत में खुद को अब तक दरकिनार किए जाने से नाराज है। हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ये संकेत दे चुके हैं कि अगर बातचीत सही दिशा में आगे बढ़ती है तो यूक्रेन और यूरोप को इसमें शामिल किया जाएगा। यूरोपीय देशों को चिंता इस बात की है कि युद्ध विराम के लिए डोनाल्ड ट्रंप की जल्दबाजी का फायदा रूस को हो सकता है और उसे यूक्रेन की कीमत पर काफी रियायत मिल सकती है। यही वजह है कि प्रमुख यूरोपीय देशों ने भी तुरंत पेरिस में एक आपात सुरक्षा बैठक बुला ली। इस बैठक में सैन्य ताकत में मजबूत ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पोलैंड, स्पेन और डेनमार्क को ही बुलाया गया। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन काउंसिल के अध्यक्ष और नाटो के महासचिव को बैठक में बुलाया गया है। माना जा रहा है कि इस बैठक के नतीजों के आधार पर बाद में बाकी देशों से विचार मशविरा किया जाएगा। यूरोपीय देशों के सामने दरअसल दुनिया में एक नई भू सामरिक परिस्थिति तैयार होने की चुनौती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ये स्पष्ट कर चुके हैं कि अमेरिका अब दूसरे देशों के मामलों में खुद को उलझाना नहीं चाहेगा। नाटो के तहत पूरे यूरोप की सुरक्षा का ठेका भी ट्रंप उठाना नहीं चाहते। वो स्पष्ट कर चुके हैं कि यूरोपीय देशों को अपनी रक्षा के लिए खुद ही तैयार होना होगा, नाटो के तहत अपना खर्च बढ़ाना होगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही पूरा यूरोप मुख्य तौर पर अमेरिका द्वारा मुहैया कराए गए सुरक्षा ढांचे के भरोसे डटा रहा है। जानकारों के मुताबिक पेरिस में हो रही बैठक के कई मकसद हैं। जैसे पहला तो यूक्रेन को यह आश्वासन देना कि वो अकेला नहीं है, यूरोप उसके साथ खड़ा है। यूरोप को सिर्फ सैन्य मदद ही नहीं, आर्थिक मदद की भी दरकार है। दूसरा, अमेरिका को यह संदेश देना कि यूरोप अपनी सुरक्षा के लिए खुद भी तैयार है। और तीसरा संदेश रूस को देने की कोशिश होगी कि अगर युद्ध विराम होता है तो उसे तोड़ने पर रूस को सिर्फ यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप से भिड़ना होगा।
हालांकि यूरोपीय देशों के सामने चुनौतियां कम नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या यूक्रेन के मुद्दे पर दबाव में आए यूरोप के देश आपसी राजनीतिक और आर्थिक मतभेद भुलाकर साथ आने को तैयार होंगे? क्या यूक्रेन की रक्षा के लिए अमेरिका के बगैर भी मिलकर आगे बढ़ पाएंगे? कौन सा देश कितनी सेनाएं भेजेगा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सर कीर स्टारमर ने कहा कि उनका देश यूक्रेन की रक्षा के लिए अपनी सेनाएं जमीन पर उतारने को तैयार है, लेकिन बाकी कितने देश इसके लिए तैयार हैं? यूरोप के कई देशों में जनता यूक्रेन के लिए अपने टैक्स का पैसा देने को लेकर एक राय नहीं दिख रही। जब तक यूरोप की ओर से कोई पुख्ता आश्वासन जमीन पर नहीं उतर जाता, यूक्रेन की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अमेरिका के बिना वो कितनी देर तक रूस के सामने टिक पाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बीते शुक्रवार को कहा कि अमेरिका के सहयोग के बिना रूस के हमलों के सामने यूक्रेन के टिके रहने की संभावना बहुत ही कम है। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया, प्रोबेबली इट विल बी वेरी 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 डिफिकल्ट। इससे ही अंदाजा लग सकता है कि ज़ेलेंस्की की चिंताएं कितनी बड़ी हैं, जो उनके चेहरे और आंखों पर हर समय नजर आती हैं। यही नहीं, वो इस बात से भी चिंतित हैं कि अमेरिका कह चुका है कि यूक्रेन नाटो में शामिल होने की बात भूल जाए। ऊपर से अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ का ताजा रुख बता रहा है कि यूक्रेन पर युद्ध विराम थोपा भी जा सकता है। यूक्रेन पर अपने उस इलाके की बलि देने का दबाव बनाया जा सकता है जो रूस के कब्जे में है। रूस अब तक यूक्रेन के करीब 20% इलाके पर कब्जा कर चुका है। एक नजर डालते हैं कि रूस और यूक्रेन की सीमाओं की जो वस्तु स्थिति है वो इस वक्त क्या है। 1991 में जब तत्कालीन सोवियत संघ का विघटन हुआ तो एक देश के तौर पर अलग हुए यूक्रेन की सीमाएं भी तय हुई। यूक्रेन के उत्तर में रूस का करीबी मित्र देश बेलारूस है, पश्चिम की ओर पोलैंड, स्लोवाकिया और हंगरी, दक्षिण की ओर रोमानिया और मोल्दोवा है, पूर्व की ओर विशाल रूस है। समय बीतने के साथ यूक्रेन के साथ रूस के संबंध खराब होते चले गए। दूसरे नक्शे में आप देखेंगे, व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में रूस ने 20 फरवरी 2014 को पहली बार यूक्रेन पर आक्रमण किया और क्राइमिया पर अपना कब्जा जमा लिया। क्राइमिया यूक्रेन के दक्षिण में एक प्रायद्वीप है। हालांकि आज तक क्राइमिया पर रूस के आधिपत्य को अंतर्राष्ट्रीय स्वीकृति नहीं मिली है। यूक्रेन की सरकार कहती रही है कि बातचीत या फिर युद्ध से क्राइमिया को फिर से हासिल करना उसका सबसे अहम लक्ष्य है। कई सैन्य जानकार मानते हैं कि रूस की सैन्य ताकत को देखते हुए क्राइमिया को वापस हासिल करना यूक्रेन के लिए अब संभव नहीं है। यूक्रेन को अभी तक इस दिशा में कोई कामयाबी मिल भी नहीं पाई है। 2014 के आक्रमण के दौरान रूस की सेनाओं और उनके समर्थन वाले लड़ाकों ने पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके के भी कुछ हिस्से पर कब्जा कर लिया था। डोनबास के दो प्रांतों डोनेट्स्क और लुहांस्क की राजधानियों समेत बड़े इलाके पर रूस ने कब्जा किया था। तब से ये शहर रूस के ही कब्जे में है। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर नए सिरे से हमला कर दिया। रूस की सेनाएं यूक्रेन की राजधानी कीव पर तो कब्जा नहीं कर पाई, लेकिन डोनेट्स्क, लुहांस्क के कई और इलाके उनके कब्जे में आ गए। इनमें मारियोपोल और बाखमुत भी शामिल है। अब अगला नक्शा देखिए। इस नक्शे में आप और साफ तरीके से देख सकते हैं कि यूक्रेन के कितने हिस्से पर रूस ने कब्जा कर लिया है। इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर द्वारा जारी इस ताज़ा नक्शे में गुलाबी रंग से जितना इलाका आप देख रहे हैं वो यूक्रेन का वो इलाका है जिस पर रूस ने कब्जा कर लिया है। इसमें दक्षिण में क्राइमिया से लेकर खेरसों, जैपोरिजिया, डोनेट्स्क का बड़ा इलाका और लुहांस्क का तो पूरा इलाका रूस के कब्जे में है। बीते एक साल में यूक्रेन के साथ रूस की सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ डोनेट्स्क इलाके में ही हुई। इसके अलावा जो ऊपर यूक्रेन के दूसरा सबसे बड़ा शहर है खार्किव, उसके उत्तर में भी एक बड़ा इलाका रूस के कब्जे में है। रूस अब यूक्रेन के करीब 20% इलाके पर कब्जा जमाए हुए है। अज़ोव सागर पर उसका पूरी तरह से नियंत्रण हो गया है। उधर यूक्रेन को एक बड़ी कामयाबी मिली है तो वो अपने उत्तर पूर्व में रूस के कुर्स्क इलाके में, जहां उसका एक छोटा सा हिस्सा यूक्रेन के कब्जे में है। सवाल यह है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को यूक्रेन से ऐसी क्या नाराजगी है कि उन्होंने यूक्रेन पर हमला किया और इतने बड़े हिस्से पर कब्जा किया। इसके लिए हमें इतिहास में कुछ पीछे जाना होगा। 1991 में तत्कालीन सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो यूक्रेन एक अलग देश बना। सोवियत संघ में रहते हुए यूक्रेन बड़ी आबादी वाला और ताकतवर गणराज्य था। यूक्रेन दुनिया के सबसे बड़े गेहूं उत्पादकों में से एक था और उसे यूरोप का ब्रेड बास्केट कहा जाता था। विघटन से पहले सोवियत संघ और विघटन के बाद रूस की नजर लगातार अपने पश्चिमी पड़ोसी देशों की ओर रही। इसकी वजह थी 1949 में अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा बनाया गया संगठन उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो।
नाटो का गठन सोवियत संघ के खिलाफ पश्चिमी देशों द्वारा अपनी सामूहिक सुरक्षा के लिए किया गया था। किसी एक नाटो सदस्य देश पर हमले का मतलब था पूरे नाटो पर हमला। रूस को हमेशा ये चिंता सताती रही कि नाटो का विस्तार उसके पड़ोस तक न हो जाए, लेकिन वही होता रहा जिसकी रूस को आशंका थी। ये 90 के दशक का यूरोप है जो अब हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें 3 तरह के देश हैं। नीले रंग से नाटो के सदस्य देश, गाढ़े लाल रंग से सोवियत संघ और गुलाबी रंग से रूस के प्रभुत्व वाले वार्सो पैक्ट में शामिल देश। तब तक सोवियत संघ और नाटो देशों के बीच कई देश थे जिन्हें एक तरह से सोवियत संघ का आयरन कर्टन यानी लोहे की दीवार माना जाता था। लेकिन फिर दुनिया में परिस्थितियां बदलने लगी। 1989 में जर्मनी का एकीकरण हुआ। 1991 के अंत में सोवियत संघ का विघटन हो गया। रूस के प्रभुत्व वाले वार्सो पैक्ट में शामिल रहे कई देश नाटो में शामिल हो गए। 1999 में चेक रिपब्लिक, हंगरी और पोलैंड नाटो में शामिल हुए। फिर 2004 में बुल्गारिया, रोमानिया, स्लोवेनिया, स्लोवाकिया के अलावा सोवियत संघ का हिस्सा रहे 3 बाल्टिक देश लातविया, लिथुआनिया और एस्टोनिया भी नाटो में शामिल हो गए। 2009 में क्रोएशिया और अल्बानिया भी नाटो का हिस्सा बन गए। इस सब के कारण रूस को अपनी सुरक्षा की चिंता बढ़ गई। उसे नाटो की मंशा पर हमेशा शक रहा। ऐसे में जब रूस के पड़ोसी देश यूक्रेन ने नाटो का हिस्सा बनने की मंशा जाहिर की तो रूस के धैर्य की सीमा टूट गई। 2014 में जब यूक्रेन में जनता के विद्रोह के बाद रूस समर्थक राष्ट्रपति को उखाड़ फेंका गया तो यूक्रेन ने पश्चिमी देशों से सैन्य प्रशिक्षण और नाटो में शामिल होने की मांग की और इसके बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया। रूस की यह भी शिकायत थी कि यूक्रेन में रहने वाले रूसियों और रूसी भाषा बोलने वालों का उत्पीड़न हो रहा है। ऐसे में रूस ने सबसे पहले क्राइमिया पर कब्जा किया। उसी समय डोनबास के भी कुछ इलाकों पर रूस का कब्जा हुआ और फरवरी 2022 में रूस ने बाकी इलाकों पर हमला कर रही सही कसर भी पूरी कर दी। उसके बाद से जो हो रहा है उसने पूरी दुनिया को परेशान किया हुआ है। इस बीच स्वीडन और फिनलैंड ने भी नाटो का सदस्य बनने की मंशा जाहिर की है। हालांकि नाटो में शामिल तुर्की इसका विरोध कर रहा है। यूक्रेन की तरह फिनलैंड की भी काफी लंबी सीमा रूस से लगती है। कई लोग शायद ये बात नहीं जानते होंगे कि एक दौर में दुनिया में परमाणु हथियारों का तीसरा सबसे बड़ा जखीरा यूक्रेन के ही पास था। लेकिन अमेरिका, ब्रिटेन और रूस द्वारा कुछ सुरक्षा आश्वासन मिलने के आधार पर 1994 में यूक्रेन ने अपने परमाणु हथियारों का जखीरा निष्क्रिय करने के लिए रूस को सौंप दिया। यह हथियार आज अगर यूक्रेन के पास होते तो शायद स्थिति कुछ और होती। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे रूस यूक्रेन की 3 साल की लड़ाई में अब तक कितने सैनिक हताहत हुए हैं। युद्ध में सिर्फ सैनिक ही नहीं मरते, आम जनता भी मारी जाती है। यूक्रेन द्वारा आम जनहानि की कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार निगरानी मिशन के मुताबिक यूक्रेन में 12,500 आम नागरिक अब तक मारे गए हैं और करीब 28,000 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। जानकारों के मुताबिक 2022 में यूक्रेन के मारियोपोल इलाके में रूस के कब्जे के दौरान ही हज़ारों आम लोग मारे गए थे। खुद यूक्रेन के अधिकारियों ने मारे गए नागरिकों की संख्या 20,000 से 80,000 तक बताई थी। लेकिन यूक्रेन सरकार के मुताबिक आम नागरिकों के हताहतों की जो संख्या है वो तभी ठीक से पता चल पाएगी जब रूस के कब्जे वाले इलाकों में जाने का मौका मिलेगा। यूक्रेन को आशंका है कि इन इलाकों में आम नागरिकों को बड़े पैमाने पर एक साथ दफनाया गया है। उधर रूस ने भी युद्ध में अपने नागरिकों के मारे जाने की संख्या नहीं बताई है। जानकारों के मुताबिक रूस के सीमावर्ती इलाके कुर्स्क में करीब 350 लोगों की यूक्रेन के हमले में मौत हुई है। कुर्स्क का एक छोटा इलाका यूक्रेन के कब्जे में है। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस के मुताबिक वो रूस और यूक्रेन दोनों ही ओर करीब 50,000 लापता लोगों की फाइल पर काम कर रहा है। रेड क्रॉस के मुताबिक ये संख्या वास्तविक संख्या से काफ़ी कम ही होगी। उधर यूक्रेन सरकार ने फरवरी 2025 तक 63,000 नामों की लिस्ट तैयार की है। इस बीच रूस के रक्षा उपमंत्री ने बीते नवंबर में मॉस्को में एक सरकारी बैठक में कहा था कि रूस सरकार को युद्ध में लापता सैनिकों के परिवारों की ओर से डीएनए टेस्ट कराने की 48,000 मांगें मिली हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच 3 साल से चल रहा ये युद्ध खतरनाक मुकाम पर पहुंचा है और इसे अब खत्म करने की कोशिशें तेज हो रही हैं। लेकिन वो कोशिशें भी खटाई में पड़ रही हैं क्योंकि खुद यूक्रेन को
शांति वार्ता में शामिल नहीं किया जा रहा। यूक्रेन कब इस वार्ता में शामिल होगा, देखना दिलचस्प रहेगा। करीब 3 साल से लगातार चल रहे रूस यूक्रेन युद्ध की दोनों ही देशों को अब तक भयानक कीमत चुकानी पड़ी है। युद्ध में किस देश के कितने सैनिक हताहत हुए, इसे लेकर कई तरह के दावे और प्रतिदावे हैं, लेकिन दोनों ही देशों द्वारा इसकी पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। रविवार को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अमेरिका के न्यूज़ चैनल NBC को बताया कि युद्ध में अब तक यूक्रेन के 46,000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए हैं और 3,80,000 सैनिक घायल हुए हैं। लेकिन फ्रांस 24.com ने यूक्रेन के एक युद्ध संवाददाता यूरी बुतसोव के हवाले से बताया कि बीते दिसंबर में यूक्रेन के करीब 70,000 सैनिक अभी तक मारे गए हैं और 35,000 लापता हैं। पश्चिमी देशों का मीडिया यूक्रेन के मारे गए सैनिकों की तादाद 50,000 से लेकर 1 लाख के बीच बताता है। उधर रूस ने सितंबर 2022 के बाद से अपने मारे गए सैनिकों की तादाद की जानकारी नहीं दी है। सितंबर 2022 तक रूस ने अपने 6,000 सैनिकों के मारे जाने की जानकारी दी थी। हालांकि जानकार मानते हैं कि रूस ने असलियत से काफ़ी कम संख्या बताई है। रूस की वेबसाइट मीडिया जोना और BBC की रूसी सेवा के मुताबिक उन्होंने रूस के कम से कम 91,000 सैनिकों के नामों की पहचान की है जो युद्ध में मारे गए हैं, और असली संख्या इससे कहीं ज़्यादा हो सकती है। ऊपर से रूस की ओर से लड़ने वाले उत्तर कोरिया के कई सैनिक भी अब तक मारे जा चुके हैं। दक्षिण कोरिया के मुताबिक मारे गए उत्तर कोरियाई सैनिकों की संख्या 1,100 है, जबकि यूक्रेन का दावा है कि करीब 3,000 उत्तर कोरियाई सैनिक मारे जा चुके हैं। तो रूस और यूक्रेन युद्ध की बड़ी कीमत चुकानी पड़ रही है दोनों देशों को। दुनिया भी चिंतित है। अब देखना है कि इसका हल क्या निकलता है। क्या कोई युद्ध विराम हो पाता है, लेकिन अगर वो होगा तो किस कीमत पर, देखना दिलचस्प रहेगा। वक्त है ब्रेक का।